हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुटेशन। तो मुटेशन के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, सो लिसन केयरफुली। अगर बात करें मुटेशन की, व्हाट इज मुटेशन एग्जैक्टली, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस मुटेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुटेशन मुटेशन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, मुटेशन दिस इज द सडन इनहेरिटेबल चेंज दैट यू कॉल्ड मुटेशन। किसी भी तरह का डीएनए में चेंज होता है, सडन चेंज ऑफ इन डीएनए, दैट यू कॉल्ड मुटेशन। मुटेशन में किसी भी तरह डीएनए में किसी भी तरह का चेंज है, उसे आप सडन चेंज को आप मुटेशन कहते हैं। अब मुटेशन के एग्जैक्टली फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे कि आपने अगर पढ़ा हो अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन डेवलप होता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। Recombination is the source for the development of variation basically in sexual reproduction, and mutation is the another source of variation। ठीक है, तो मुटेशन जो है वो दूसरा सोर्स है। तो जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो मुटेशन भी है। जो सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं, मुटेशन के साथ आपको सोर्स ऑफ वेरिएशन के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज मुटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन नेचुरली टेक प्लेस करता है, तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन डेवलप कर जाते हैं। मुटेशन की वजह से वेरिएशन डेवलप कर जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन डेवलप कर जाते हैं। इसके अलावा मुटेशन की वजह से भी वेरिएशन डेवलप करते हैं। तो मुटेशन इज आल्सो ए सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो डीएनए में सडन चेंज हो जाना, जीन में सडन चेंज हो जाना, जिसकी वजह से इनहेरिटेबल चेंजेस आ जाते हैं, उसे आप मुटेशन कहते हैं। राइट, अभी यहां पे फर्स्ट टाइम mutation was observed by, पहली बार मुटेशन को किसने ऑब्जर्व किया? सेथ राइट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेथ राइट। उन्होंने पहली बार मुटेशन को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि इन ए पॉपुलेशन ऑफ सीप की पॉपुलेशन में कुछ सीप ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टेल वाले हैं और कुछ शॉर्ट टेल वाले सीप। तो इन्होंने एग्जैक्टली मुटेशन किस में देखा? इन ए पॉपुलेशन ऑफ सीप हैविंग शॉर्ट लेग विथ लॉन्ग लेग। तो कुछ शॉर्ट लेग सीप को उन्होंने लॉन्ग लेग सीप की पॉपुलेशन में ऑब्जर्व किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया मुटेशन को। एक बड़ी पॉपुलेशन है, एक बड़ी पॉपुलेशन में अगर कोई यूनिक कैरेक्टर, कोई डिफरेंट कैरेक्टर नजर आ जाता है, वो मुटेशन की वजह से डेवलप होता है। तो इन्होंने इसी चीज को ऑब्जर्व किया कि पॉपुलेशन ऑफ सीप, लॉन्ग लेग सीप की पॉपुलेशन में शॉर्ट लेग सीप को इन्होंने ऑब्जर्व किया। सेथ राइट ने पहली बार मुटेशन को ऑब्जर्व किया। बट द मुटेशन फर्स्ट टाइम, मुटेशन का जो क्रेडिट जाता है, मुटेशन फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट जिनका नाम था यूजो डेवरिस नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार मुटेशन को ऑब्जर्व किया। इन्होंने एक टर्म दिया था सॉल्टेशन। ये मैं इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा, सॉल्टेशन। यूजो डेवरिस ने एक टर्म दिया सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब होता है कि एक सडन, एक रैंडम इवोल्यूशनरी चेंज को, जो कि मुटेशन की वजह से होता है, उसको सॉल्टेशन कहते हैं। ये मैं आपको इवोल्यूशन में पढ़ाने वाला हूं। सॉल्टेशन इज रैंडम चेंज, और रैंडम चेंज एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ड्यू टू मुटेशन। मुटेशन की वजह से इवोल्यूशन के टाइम पे जो रैंडम चेंज आ जाता है, मुटेशन की वजह से इवोल्यूशन के टाइम पे जो रैंडम चेंज आ जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ रैंडम चेंज ड्यू टू मुटेशन। इस फिनोमिनन को सॉल्टेशन कहते हैं। ये फिनोमिनन भी यूजो डेवरिस ने ही दी थी। तो सॉल्टेशन मतलब इवोल्यूशन अकर ड्यू टू रैंडम चेंज और ड्यू टू मुटेशन। तो यूजो डेवरिस ने पहली बार मुटेशन को डिस्कवर किया। इन्होंने मुटेशन को डिस्कवर किया एक प्लांट में, इसमें इन ए प्लांट जिसका नाम था फोरोग्लोक प्लांट में इन्होंने पहली बार म्यूटेशन को डिस्कवर किया यूजो डेवरिस ने, एंड द टर्म म्यूटेशन
इज ऑल्सो गिवन बाय, किसने दिया म्यूटेशन का टर्म? यूजर डेवरिस ने ही ये टर्म दिया जिसको आप म्यूटेशन कहते हैं। द टर्म म्यूटेशन, दिस टर्म म्यूटेशन, जो टर्म म्यूटेशन है, इट वाज आल्सो गिवन बाय यूजर डेवरिस। यूजर डेवरिस ने म्यूटेशन नाम का टर्म दिया। तो म्यूटेशन क्या है? सडन इनहेरिटेबल चेंज, सडन चेंज इन डीएनए, दैट यू कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन उसको कहते हैं जो डीएनए में सडनली चेंज हो जाता है, या किसी इनहेरिटेबल कैरेक्टर में सडन जो चेंज आ जाता है उसे आप म्यूटेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? म्यूटेशन को पहली बार ऑब्जर्व किया सेथ राइट ने, और पहली बार डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो यूजर डेवरिस को जाता है म्यूटेशन का, और जो टर्म दिया म्यूटेशन वो भी यूजर डेवरिस ने ही दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा सो द टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय यूजर डेवरिस। इसके अलावा यहां पे तो ये टर्म भी यूजर डेवरिस ने दिया। इसके अलावा मैं बात करता हूं टाइप ऑफ म्यूटेशंस की। म्यूटेशंस कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नाउ सी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो सबसे पहले मैं जो टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात कर रहा हूं, नंबर 1, जो म्यूटेशन है वो दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। जनरली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो होता है ये नेचुरली टेक प्लेस करता है, ये नेचुरली अकर। नेचुरली जो म्यूटेशन टेक प्लेस कर रहा है उसको आप स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कह रहे हैं। नेचुरली के म्यूटेशन के पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं। मेनली जो रीजन्स होते हैं वो कॉस्मिक रेज होते हैं। जो सन से कॉस्मिक रेज आती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, उनकी वजह से म्यूटेशन नेचुरली इंड्यूस हो जाता है। म्यूटेशन जो है नेचुरली डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। सो द म्यूटेशन व्हिच अकर नेचुरली, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इसके अलावा इंड्यूस्ड म्यूटेशन, दिस म्यूटेशन अकर आर्टिफिशियली, ये म्यूटेशन आर्टिफिशियली डेवलप होता है, यानी कि इसको हम इंटेंशनली डेवलप करते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशन के काफी सारे एग्जांपल हैं। सी एग्जांपल्स ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन जिसको आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम इंड्यूस्ड म्यूटेशन was developed by मुलर नाम के एक साइंटिस्ट थे। मुलर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इंड्यूस्ड म्यूटेशन को डेवलप किया। फर्स्ट टाइम दिस इंड्यूस्ड म्यूटेशन वाज डेवलप्ड बाय मुलर ने इंड्यूस्ड म्यूटेशन को कैसे डेवलप किया? इन्होंने जो है इंड्यूस्ड म्यूटेशन को डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस की हेल्प से डेवलप किया। और यहाँ पे जो व्हाइट आइड ड्रोसोफिला होती है, इसमें इन्होंने किस में डेवलप किया इस म्यूटेशन को? इन्होंने इस म्यूटेशन को डेवलप किया ड्रोसोफिला में। ये भी आप लिख लीजिए, इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में जो व्हाइट आइड कैरेक्टर होता है वो एक म्यूटेटेड कैरेक्टर है। जनरली नेचुरल जो कलर होता है ड्रोसोफिला की आंखों का वो रेड आई होता है, लेकिन जो व्हाइट आई कैरेक्टर होता है वो म्यूटेटेड होता है। तो इन्होंने ड्रोसोफिला में पहली बार म्यूटेशन को इंड्यूस किया। इज दैट क्लियर? तो म्यूटेशन को इंड्यूस किया मुलर ने इन ड्रोसोफिला। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, बीडल एंड टेटम, दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे बीडल एंड टेटम। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, वन एंजाइम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। उन्होंने भी म्यूटेशन को इंड्यूस किया था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है बीडल एंड टेटम। इन्होंने इंड्यूस किया म्यूटेशन को इंड्यूस द म्यूटेशन इन ए फंगस जिसका नाम था न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा फंजाई में इन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस किया। बीडल एंड टेटम ने न्यूरोस्पोरा फंजाई में म्यूटेशन को इंड्यूस किया। जो न्यूरोस्पोरा फंजाई होते हैं इसमें एक वाइल्ड टाइप होता है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा को इन्होंने कन्वर्ट किया म्यूटेंट टाइप में। तो जो वाइल्ड टाइप था उसका नाम था प्रोटोट्रोफ।
और मुटैन टाइप को आप ऑक्सोट्रोफ बोलते हैं। इन्होंने रेडिएशंस, एक्सरे रेडिएशन इमिट करके वाइल्ड टाइप को मुटैन टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? और ऑब्जर्वेशन की कि जो वाइल्ड टाइप था उसमें आर्जिनिन की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन मुटेन टाइप में आर्जिनिन नाम के सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मुटेशन इंड्यूस हुआ, उसने आर्जिनिन बनाने वाले एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। इज दैट क्लियर? आर्जिनिन बनाने वाले जो एंजाइम है उसके जीन को ब्लॉक कर दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये दूसरा एग्जांपल था। ये मैं आपको बीडल एंड टेटम एक्सपेरिमेंट करा भी चुका हूं। इसमें वाइल्ड टाइप का जो न्यूरोस्पोरा है उसको जो है मुटेन टाइप न्यूरोस्पोरा में इन्होंने कन्वर्ट किया, बीडल एंड टेटम ने, और वहां पे मुटेशन की वजह से वो पर्टिकुलर जीन ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से आर्जिनिन बनता है। तो प्रोटोट्रोफ में तो नेचुरली आर्जिनिन बनता है, लेकिन मुटेशन के बाद आर्जिनिन बनना बंद हो गया क्योंकि वो जीन ब्लॉक हो गया जो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाता है, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन, जो कि आर्जिनिन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका बीडल एंड टेटम वाला एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा जो इंड्यूस म्यूटेशन का एग्जांपल है, इट वाज डेवलप्ड बाय एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को आप फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। एमएस स्वामीनाथन ने भी म्यूटेशन इंड्यूस किया इन द वैरायटी ऑफ व्हीट। व्हीट की वैरायटी में गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करके इन्होंने जो है म्यूटेशन इंड्यूस किया। इंड्यूस म्यूटेशन in wheat by using gamma rays। गामा रेज का इस्तेमाल करके इन्होंने व्हीट में म्यूटेशन को इंड्यूस किया और यहां पे डेवलप मॉडिफाइड व्हीट क्रॉप, मॉडिफाइड व्हीट क्रॉप्स को डेवलप किया। और ये व्हीट कौन कौन से इन्होंने डेवलप किए, इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सरबती, सोनोरा, पूसा, लैरमा। इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में व्हीट की मॉडिफाइड वैरायटी को डेवलप किया और एक गार्डन डेवलप किया जिसको गामा गार्डन कहते हैं। एंड दिस गार्डन वाज डेवलप्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया, मुटेंट वैरायटी से डेवलप किया, डेवलप ए गार्डन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, गामा गार्डन। कहां डेवलप किया? इन इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने इन व्हीट की वैरायटी से गार्डन डेवलप कर दिया, गामा गार्डन बोलते हैं। तो ये कुछ इंड्यूस म्यूटेशन के एग्जांपल है। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो कि नेचुरली होती है, इंड्यूस म्यूटेशन जिसको आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है। इसके एग्जांपल मैंने बताया, मुलर ने ड्रोसोफिला में इंड्यूस किया म्यूटेशन को पहली बार। दूसरी बार बीडल एंड टेटम, सेकंड एग्जांपल इज बीडल एंड टेटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी। उन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस किया एक्सरे की हेल्प से, जिसकी वजह से आर्जिनिन बनने वाला जो जीन है वो ब्लॉक हो गया और बनाने वाला जो जीन है वो ब्लॉक हो गया। आर्जिनिन बनाने वाले एंजाइम वाला जीन ब्लॉक हो गया और आर्जिनिन बनाने वाला एंजाइम जीन का जो जीन है अगर वो ब्लॉक हो गया तो उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन एक एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। तो वो भी एक म्यूटेशन का एग्जांपल है। न्यूरोस्पोरा पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसके बाद एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इन्होंने व्हीट की कुछ इंप्रूव वैरायटी को डेवलप किया बाय द यूजिंग ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, उन्होंने गामा रेज का इस्तेमाल करके व्हीट को, गामा रेज का इस्तेमाल करके व्हीट में इंड्यूस कराया गामा रेज की हेल्प से म्यूटेशन, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पे इंप्रूव वैरायटीज डेवलप हुई जैसे सरबती, सोनोरा, पूसा एंड लेरमा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके किसके एग्जांपल है बेटा, ये इंड्यूस म्यूटेशन के एग्जांपल है। इसके अलावा और भी टाइप्स के म्यूटेशन देखे जाते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आल्सो रिक्वायर्ड, सम अदर टाइप ऑफ म्यूटेशन आल्सो रिक्वायर्ड हियर, लिसन केयरफुली। अदर टाइप के म्यूटेशन देखिए, तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस जो कि नेचुरली टेक प्लेस करता है।
नेचुरल जो कंडीशन है म्यूटेशन की, नेचुरल जो रेशियो है म्यूटेशन टेक प्लेस करने का, दैट इज 1 रेशियो आउट ऑफ 1 मिलियन सेल। ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। म्यूटेशन रेशियो इन सेल्स, म्यूटेशन जो रेशियो है सेल का वो कितना है, 1 रेशियो आउट ऑफ 1 मिलियन सेल्स। इज दैट क्लियर? दिस इज द रेशियो ऑफ म्यूटेशन जो कि नेचुरली टेक प्लेस करता है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, राइट, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, वैसे वैसे म्यूटेशन भी डेवलप होता जा रहा है। म्यूटेशन का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन और ड्यू टू इंक्रीजिंग ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन की वजह से सनलाइट में जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो हमारे प्लेनेट पे आते हैं और म्यूटेशन को इंड्यूस कर देते हैं। तो पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से, ओजोन डिप्लीशन की वजह से म्यूटेशन जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। बट नेचुरली जो म्यूटेशन अगर होता है वो 1 सेल आउट ऑफ 1 मिलियन सेल, ये आपका म्यूटेशन का एक रेट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस म्यूटेशन। इसके बाद आता है सोमैटिक म्यूटेशन एंड जर्मिनल म्यूटेशन। देयर आर अदर 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन एंड germinal mutation. Other 2 types of mutation, listen carefully. One is somatic mutation, another is germinal mutation. So what is somatic mutation and what is germinal mutation? You must understand about this. Somatic mutation की अगर हम बात करें, ठीक है, सोमैटिक म्यूटेशन में, somatic mutation, if mutation take place in somatic cell, that is called somatic mutation. और ऐसा जो mutation होता है वो inheritable नहीं होता, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता क्योंकि वो सोमैटिक सेल में इंड्यूस हुआ है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो द mutation take place in somatic cell. म्यूटेशन जो कि सोमैटिक सेल में टेक प्लेस करता है उसे आप सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। दिस इज नॉट इनहेरिटेबल, ये इनहेरिटेबल नहीं है, इसका इनहेरिट नहीं होता, इसका ट्रांसमिशन नहीं होता एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसके अलावा जर्मिनल म्यूटेशन, अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन इज जर्मिनल म्यूटेशन। अगर बात करें जर्मिनल म्यूटेशन की, तो जर्मिनल म्यूटेशन, द म्यूटेशन विच टेक प्लेस इन जर्म सेल और द गैमीट्स में या जर्म सेल में जो म्यूटेशन टेक प्लेस करता है उसको जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन टेक प्लेस इन जर्म सेल और गैमीट। तो गैमीट्स में या जर्म सेल में किसी भी तरह का कोई म्यूटेशन देखा जाता है उसको जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। अगर गैमीट्स में और जर्म सेल में कोई म्यूटेशन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में गैमिट और जर्म सेल के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, तो जर्म सेल के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं। यानी कि ये जो जर्मिनल म्यूटेशन है ये इनहेरिटेबल है, यानी कि इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सोमैटिक म्यूटेशन का कोई ट्रांसमिशन नहीं होता, लेकिन जर्मिनल म्यूटेशन का ट्रांसमिशन टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ सोमैटिक म्यूटेशन, बट देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ जर्मिनल म्यूटेशन विल टेक प्लेस। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो गैमेट्स में टेक प्लेस कर रहा है। इसके बाद अदर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, लिसन केयरफुली। अदर टाइप ऑफ म्यूटेशंस में आते हैं, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक होता है जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन दोनों में डिफरेंस है। अगर क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन मतलब जीन यानी कि डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज आता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में कोई चेंज आता है, वो जीन म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके बाद आई विल कम टू द जीन म्यूटेशन आल्सो। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखिए, लिसन केयरफुली। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अगर बात करें क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, दिस इज द चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम
अगर नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी किसी भी तरह का चेंज आता है उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, दैट यू कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है ये कितने टाइप के हैं आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोमल म्यूटेशन बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, वन इज heteroploidy and another is chromosomal aberration। अगर हम हेट्रोप्लॉइडी की बात करें, क्रोमोसोम के नंबर में अगर कोई चेंज आता है, क्रोमोसोम के सेट में कोई चेंज आता है, क्रोमोसोम के नंबर्स में अगर कोई चेंज आता है तो दैट यू कॉल्ड हेट्रोप्लॉइडी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इट मींस दैट इंडिकेट चेंज इन क्रोमोसोम नंबर्स। वहीं क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या है, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है दैट म्यूटेशन इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, अगर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज देखा जाता है दैट यू कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। और क्रोमोसोम के नंबर में अगर कोई चेंज देखा जाता है दैट यू कॉल्ड हेट्रोप्लॉइडी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो टाइप के, हेट्रोप्लॉइडी एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन। इसके बाद लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। नेक्स्ट इज व्हाट, लिसन केयरफुली। इसके बाद दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हेट्रोप्लॉइडी, टाइप्स ऑफ हेट्रोप्लॉइडी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ध्यान दीजिए प्लीज। टाइप्स ऑफ हेट्रोप्लॉइडी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। Please listen carefully. हेट्रोप्लॉइडी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर बात करें हेट्रोप्लॉइडी क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, इसके भी काफी सारे टाइप होते हैं। इसमें आता है यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। अब ये यूप्लॉइडी क्या है इसकी बात कर लेते हैं। यूप्लॉइडी, इफ चेंज इन नंबर ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम के होल सेट में कोई चेंज आता है, इज दैट क्लियर, दैट यू कॉल्ड यूप्लॉइडी, दैट यू कॉल्ड यूप्लॉइडी हेट्रोप्लॉइडी म्यूटेशन। चेंज इन number of whole set of chromosome, whole set of chromosome, क्रोमोसोम के पूरे सेट के नंबर में अगर कोई चेंज आता है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम के सेट में कोई नंबर आता है, होल सेट के नंबर में अगर कोई चेंज आता है दैट यू कॉल्ड यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब चेंज इन नंबर ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर चेंज इन नंबर ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम देखा जा रहा है दैट यू कॉल्ड यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के काफी सारे एग्जांपल है, जैसे मोनोप्लॉइडी, जनरली कंडीशन होती है डिप्लॉइड। ह्यूमन बीइंग है, डिप्लॉइड है, इज दैट क्लियर, 46 क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉइड। लेकिन कभी कभी सेट के नंबर में चेंज आ जाता है, इज दैट क्लियर। जनरली यूप्लॉइडी एनिमल्स में नहीं देखा जाता। अगर किसी एनिमल में यूप्लॉइडी डेवलप हो जाता है तो वो एनिमल जो है बिफोर बर्थ ही, राइट, बिफोर बर्थ ही उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब बर्थ होने से पहले ही वो जो है उनका अगर ह्यूमन बीइंग में होगा तो मिसकैरेज हो जाएगा फीमेल में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जनरली ये एनिमल्स में ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं, ये मेनली ऑब्जर्व किए जाते हैं प्लांट्स में। किसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं? प्लांट्स में। तो यहाँ पे मोनोप्लॉइडी का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है दैट यू कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। ऐसे ही होता है डिप्लॉइडी। डिप्लॉइडी का मतलब हो गया डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम नेचुरल कंडीशन में जनरली डबल सेट होता है, लेकिन अगर डबल सेट से आधा सेट निकल गया यानी कि आधा सेट यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइडी। ऐसी एक कंडीशन होती है ट्रिप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइडी का मतलब है ट्रिपल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड कंडीशन में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है,
ट्रिपल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसी एक कंडीशन होती है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के मल्टीपल सेट, यानी कि होल सेट के नंबर में अगर कोई चेंज है क्रोमोसोम के, उसे आप यूप्लॉइडी कहते हैं। और ये कंडीशन मोनोप्लॉइडी हो सकती है, ट्रिप्लॉइडी हो सकती है, पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे जो पॉलीप्लॉइडी है वो कितने टाइप के हैं ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, लिसन केयरफुली। पॉलीप्लॉइडी एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक होता है एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में अगर इसमें क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम में रिपीटेशन देखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सेट है क्रोमोसोम का ए और ये बार बार रिपीट हो रहा है, सेम सेट अगर रिपीट हो रहा है तो ये कंडीशन है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इज दैट क्लियर? वहीं एलो पॉलीप्लॉइडी होता है। एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब है रिपीटिशन ऑफ डिसिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर डिसिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन ऑफ डिसिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट यू कॉल्ड एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल है जैसे कि ये दो डिसिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इनका यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, इसे एलो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइडी मतलब सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम का रिपीटिशन होना, इज कॉल्ड ऑटो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी मतलब रिपीटिशन ऑफ डिसिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डिसिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम का अगर रिपीटिशन होता है उसको आप एलो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी जनरली प्लांट्स में ऑब्जर्व किया जाता है, ये जनरली एनिमल्स में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जो होती है मेनली डेवलप इन प्लांट्स। ये कंडीशन प्लांट्स में डेवलप होती है और यहाँ पे अगर ये सेट ऑड नंबर होता है, अगर ये सेट ऑड इन नंबर होता है तो ये प्लांट स्टेराइल होता है। अगर ये सेट पॉलीप्लॉइडी वाला जो सेट है इवन इन नंबर होता है तो वो जो प्लांट होता है वो नॉर्मल होता है, उसका नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे दो कंडीशन देखी जाती है। इफ सेट इज इवन इन नंबर, सेट का जो नंबर है वो इवन है, तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ऐसे प्लांट फर्टाइल प्लांट्स होते हैं, फर्टाइल प्लांट्स होते हैं अगर इन सेट का इवन नंबर है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर इन सेट का ऑड नंबर है, ऑड इन नंबर, तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेराइल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, खासकर पार्थेनोकार्पिक प्लांट्स भी इसी में आते हैं, पार्थेनोकार्पिक प्लांट्स। और पार्थेनोकार्पिक प्लांट्स से एग्जांपल मैं बता दूं आपको, लाइक बनाना, लाइक ग्रेप्स, बनाना एंड ग्रेप्स, ये पार्थेनोकार्पिक प्लांट में आते हैं। इसमें ऑड नंबर के पॉलीप्लॉइडी सेट देखे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूप्लॉइडी टाइप का म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी की। लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज व्हाट? एन्यूप्लॉइडी। ध्यान दीजिए प्लीज। एन्यूप्लॉइडी बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी की। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ म्यूटेशन। एग्जैक्टली यूप्लॉइडी मैंने आपको बताया, अगर क्रोमोसोम के पूरे सेट के नंबर में चेंज आता है दैट यू कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, दैट यू कॉल्ड यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या है? एन्यूप्लॉइडी जो है अगर क्रोमोसोम के मतलब क्रोमोसोम का सेट तो फिक्स है, क्रोमोसोम के जो सेट नंबर है वो फिक्स है,
लेकिन क्रोमोसोम के सेट में जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वहां पे अगर कोई चेंज आता है, जैसे 23 पेयर क्रोमोसोम है तो 23 पेयर एक कंप्लीट सेट है, इज दैट क्लियर। लेकिन 23 पेयर में से किसी पर्टिकुलर पेयर के क्रोमोसोम के नंबर में अगर कोई चेंज आ रहा है, 21st पेयर के क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आ रहा है या 18 पेयर के क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आ रहा है, दैट यू कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द सेट, इनसाइड द सेट, नॉट इन होल सेट, इनसाइड द सेट, सेट इज फिक्स। तो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन दिस कंडीशन चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू द सेट, सेट के अंदर अगर कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहे हैं, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नॉट होल सेट, इनसाइड द सेट नंबर, इनसाइड द सेट क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक जो नेचुरल कंडीशन होती है वो डिप्लॉइडी होती है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ, एनिप्लॉइडी जो होती है वो दो टाइप की हैं। एनिप्लॉइडी कितने टाइप की है बेटा? दो टाइप की है, एक हाइपो एनिप्लॉइडी, हाइपो एनिप्लॉइडी, दूसरा हाइपर एनिप्लॉइडी, हाइपर एनिप्लॉइडी। हाइपो एनिप्लॉइडी और हाइपर एनिप्लॉइडी, दैट यू कॉल्ड, you know, there are two types of aneuploidy, hypoaneuploidy and hypereneuploidy, is that clear? तो जो hypoaneuploidy है उसमें जो होते हैं डिक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें डिक्रीज होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नॉट सेट ऑफ क्रोमोसोम। और हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि इसमें इंक्रीज होते हैं, इसमें क्या होते हैं बेटा? इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाइपो एन्यूप्लॉइडी के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। हाइपो एन्यूप्लॉइडी, इसमें कुछ कंडीशन आती है जैसे कि मोनोसोमी एंड नलीसोमी, ये दोनों कैरेक्टर्स हाइपो एन्यूप्लॉइडी में आते हैं। मोनोसोमी एंड नलीसोमी, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मोनोसोमी एंड नलीसोमी ये दोनों किस कैरेक्टर में आते हैं? ये आते हैं हाइपो एनिप्लॉइडी में। अब ये मोनोसोमी और नलीसोमी क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। देखो प्लीज बेटा ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। यहां पे होगा क्या मोनोसोमी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो होते हैं ऑलवेज अकर इन पेयर, ये डिप्लॉइडी कंडीशन है। डिप्लॉइड कंडीशन इज नेचुरल, ये एक नेचुरल कंडीशन होती है। सपोज दैट इस डिप्लॉइड क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम निकल जाता है तो यहां पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रह जाता है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, इज दैट क्लियर? दूसरा खाली है। एक पर्टिकुलर, सपोज दैट ये कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सपोज दैट ये XX वाला क्रोमोसोम है, यहां पे दूसरा क्रोमोसोम गायब हो गया तो ये XO कंडीशन आ गई। ये मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम में बताया था, XO कंडीशन डेवलप हो जाती है ड्यू टू मोनोसोमी, इज दैट क्लियर? सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी की वजह से यहां पे XO कंडीशन डेवलप हो जाती है, क्रोमोसोम अकर इन पेयर, बट यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, पेयर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन को आप मोनोसोमी कहेंगे। ये कंडीशन को आप क्या कहेंगे? मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या है बेटा? मोनोसोमी का मतलब है ओनली सिंगल क्रोमोसोम इन पेयर, ओनली सिंगल क्रोमोसोम ऑक्युपाई करता है एट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ द क्रोमोसोम, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम लाई करता है, इज दैट क्लियर? या आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम अब्सेंट होता है, इज दैट क्लियर? डिप्लॉइड कंडीशन में से, डिप्लॉइड कंडीशन के किसी क्रोमोसोम नंबर पे एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है या एक सिंगल क्रोमोसोम अब्सेंट होता है, उसे आप मोनोसोमी कंडीशन कहते हैं। तो मोनोसोमी कंडीशन में सिर्फ यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसके बाद नलीसोमी में, नलीसोमी का मतलब है कि अगर
यहाँ पे पूरा पूरा एक क्रोमोसोम का पेयर पूरा गायब हो जाए, पेयर में से एक निकल गया तो दैट यू कॉल्ड मोनोसोमी, लेकिन पूरा पेयर क्रोमोसोम का गायब हो गया दैट यू कॉल्ड नलीसोमी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं वहां पे। इट मींस लॉस ऑफ कंप्लीट पेयर, तो यहाँ पे कंप्लीट पेयर का लॉस हो जाता है, और यहाँ पे लॉस ऑफ ओनली सिंगल क्रोमोसोम, लॉस ऑफ ओनली सिंगल क्रोमोसोम का लॉस होता है, लेकिन इसमें एक पेयर का पेयर जो है लॉस हो जाता है, तो उस जगह पे कुछ नहीं बचता है। इसके अलावा हमारा दूसरा एग्जांपल है हाइपर एनीप्लॉइडी। हाइपर एनीप्लॉइडी की बात कर रहे हैं। हाइपर एनीप्लॉइडी की कंडीशन होती है दो, एक होती है ट्राइसोमी और एक होती है टेट्रासोमी। अब ट्राइसोमी में क्या होता है, ट्राइसोमी में क्रोमोसोम के पेयर में एक एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। जैसे क्रोमोसोम का ये पेयर है, सपोज दैट दिस इज 21st पेयर, दिस इज 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इस 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक एडिशनल क्रोमोसोम आके ऐड हो गया। ये कंडीशन डेवलप होती है डाउन सिंड्रोम में, बताया था मैंने आपको। 21st पेयर पे ट्रायोसोमी डेवलप हो जाती है डाउन सिंड्रोम के केस में, तो 21st पेयर पे ट्रायोसोमी बन जाती है डाउन सिंड्रोम के केस में। तो ट्रायोसोमी का मतलब क्या है, ट्रायोसोमी का मतलब है एडिशनल ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाने की वजह से ट्रायोसोमी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये कंडीशन देखा जाता है डाउन सिंड्रोम में। इसका एग्जांपल भी मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे फिर से। तो एग्जांपल क्या है बेटा, ये डाउन सिंड्रोम इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद ट्रायोसोमी के बाद अगला है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में मतलब क्या होगा, ये तो ट्रायोसोमी कंडीशन मैंने लिखी यहाँ पे, दिस इज ट्रायोसोमी। टेट्रासोमी में क्रोमोसोम एक ऑलरेडी पेयर में है, लेकिन यहाँ पे एक पेयर आके और ऐड हो गया। देखो अब ये कितने बन गए, 4। टेट्रा मतलब 4। अगर एक एडिशनल पेयर आके ऐड हो जाता है किसी पेयर के साथ तो टेट्रासोमी डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है ये, टेट्रासोमी। टेट्रासोमी जो कंडीशन डेवलप होती है, इसमें एडिशन ऑफ वन मोर पेयर, एक पेयर आके और ऐड हो जाता है, टेट्रासोमी कंडीशन है ये। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जितनी भी कंडीशन आप देख रहे हैं क्रोमोसोम के नंबर्स में, ठीक है, क्रोमोसोम के पेयर में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। मोनोसोमी मतलब सिर्फ वहां से एक सिंगल क्रोमोसोम गायब हो गया है, नलीसोमी मतलब दोनों क्रोमोसोम गायब हो गए पेयर में से। ऐसी हाइपर एनीप्लॉइडी में, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है, टेट्रासोमी में पेयर ऐड हो गया है। तो क्रोमोसोम का ऐड होना और क्रोमोसोम का लॉस होना, राइट, ये शो करता है नॉन डिसजंक्शन को। एक कंडीशन होती है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन मतलब दिस इज द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस के टाइम पे फेलियर हो जाता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम का, जिस कंडीशन को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो कंडीशन डेवलप होती है ये ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये कंडीशन किसकी वजह से डेवलप होती है, सच कंडीशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सच कंडीशन डेवलप ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से ये सारी कंडीशन डेवलप हो जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So this is all about aneuploidy, hypoaneuploidy and hypereneuploidy. इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन की। So this is all about heteroploidy from mutation. Now I am going to discuss in detail about chromosomal aberration. अब किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल में। So listen carefully. Chromosomal aberration. इट मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कोई आर्म के अंदर का किसी भी तरह का डिलीशन देखा जाए या किसी भी तरह का चेंज देखा जाए इन द आर्म ऑफ क्रोमोसोम, दैट यू कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का अगर चेंज ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको आप क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली।
क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए प्लीज, अगला जो टॉपिक है क्रोमोसोमल एब्रेशन, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ म्यूटेशन। सो नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल एब्रेशन। ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्रोमोसोमल एब्रेशन इन केस ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है? क्रोमोसोमल एब्रेशन में चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई चेंज देखा जाता है, दैट यू कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में किसी भी तरह का उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है, क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। इसके टाइप्स में कुछ लिख देता हूं। ये चेंजेस कौन कौन से देखे जाते हैं? डिलीशन, दूसरा इन्वर्जन, तीसरा ट्रांसलोकेशन। ठीक है, डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ये कुछ क्रोमोसोमल एब्रेशन के एग्जांपल है। डिलीशन, इन्वर्जन एंड अनदर वन इज ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले हम डिलीशन की बात करते हैं। डिलीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट निकल जाता है, दैट यू कॉल डिलीशन। सिंपली लॉस ऑफ पार्ट और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर अगर सेगमेंट निकल जाए या उसका एक पार्ट निकल जाए, उसको आप डिलीशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में काफी सारे जीन्स हैं, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे अगर पर्टिकुलर जीन निकल गया, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप डिलीशन कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे? डिलीशन। तो जीन निकलने के बाद क्या होगा? क्रोमोसोम की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। एक आर्म में से यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक शॉर्ट आर्म निकल गई, यहाँ पे सिर्फ 3 4 वाला, यानी कि 1 2 वाले जीन निकल गए, 3 4 वाले रह गए। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट आर्म, इज दैट क्लियर? शॉर्ट पार्ट जो है, शॉर्ट सेगमेंट जो है क्रोमोसोम की, उसका यहाँ पे डिलीशन हो गया है। और शॉर्ट सेगमेंट का डिलीशन होने के बाद क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, दिस इज कॉल्ड डिलीशन। और ये डिलीशन जो होते हैं ये इंटरकैलरी हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है। इंटरकैलरी का मतलब अगर इन बिटवीन से कहीं सेगमेंट का लॉस होता है, इंटरकैलरी होता है। अगर टर्मिनल से कहीं, टर्मिनल एंड से कहीं सेगमेंट का लॉस होता है तो वो टर्मिनल हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये डिलीशन कितने टाइप के हैं? एक है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी में बीच में से कहीं कोई सेगमेंट अगर गायब हो जाती है, इंटरकैलरी बोलते हैं। और दूसरा होता है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब अगर कहीं एंड से लॉस होता है क्रोमोसोम की सेगमेंट का, उसको आप टर्मिनल कहते हैं। डिलीशन के बाद हम बात कर रहे हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन में क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, तो ये मैंने डिलीशन बताया आपको, इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको इन्वर्जन। सपोज दैट ये 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या हुआ कि सपोज दैट ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है 2 3 वाली, अगर ये यहां से ब्रेक हो जाए, यहां से ब्रेक होने के बाद इसका रिवर्स अरेंजमेंट हो जाए, इज दैट क्लियर? दैट यू कॉल्ड इन्वर्जन, इन्वर्जन क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो यहाँ पे 1 तो अपनी पोजीशन पे है, जहां पे 2 था वहां पे 3 आ गया, जहां पे 3 था वहां पे 2, यानी कि ये यहाँ पे ब्रेक होके रिवर्स हो गया। देखो ब्रेक होके अगर रिवर्स होगा तो 3 की जगह 2 चला जाएगा, 2 की जगह 3 चला जाएगा। तो ये है आपका इन्वर्जन का एग्जांपल। बाकी 4 5 6, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में क्या होता है? ब्रेकेज ऑफ सेगमेंट एंड रीयूनियन इन रिवर्स ऑर्डर, ब्रेकेज ऑफ सेगमेंट एंड रीयूनियन इन रिवर्स ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है? ब्रेकेज ऑफ सेगमेंट होता है, ब्रेकेज ऑफ सेगमेंट एंड रीयूनियन इन रिवर्स ऑर्डर। फिर उसका रिवर्स ऑर्डर में
रीयूनियन हो जाता है। तो ब्रेकेज ऑफ सेगमेंट एंड रीयूनियन इन रिवर्स ऑर्डर दैट यू कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन के बाद हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। किसकी बात करते हैं? ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं इन्वर्जन के बाद। तो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन एग्जैक्टली? देखो, अगर ट्रांसलोकेशन की हम बात करें तो ट्रांसलोकेशन में, अच्छा यहाँ पे एक टाइप और आपको लिखना है, डुप्लीकेशन टाइप भी होता है, इसको मैं बताऊंगा, पहले आप ट्रांसलोकेशन देख लीजिए। ट्रांसलोकेशन में एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम का एक पार्ट, एक सेगमेंट लॉस हो जाता है, और लॉस होने के बाद, ठीक है, मतलब किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो सिंपल है, मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, समझ रहे हैं ना आप? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? अगर क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है, दैट यू कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो मैं ट्रांसलोकेशन बता रहा हूं आपको, यानी कि पार्ट, लॉस ऑफ ए पार्ट और ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड अटैच टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। Loss of a part or a segment of chromosome and attached to, किससे अटैच हो जाता है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है, एंड अटैच विथ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है, इसे आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सपोज दैट, इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये आपके पास यहां पे दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6, इसमें ये जीन हो गए, दूसरे में A B C D E F, इसमें ये वाले जीन हो गए। ये दोनों नॉन होमोलोगस है। देखो, एक में मैंने 1 2 3 4 5 6 किया है, और दूसरे में मैंने A B C D E F, ये जीन है यहाँ पे, सपोज दैट। तो यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ से कट होके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या कंडीशन होगी? तो यहाँ पे क्या रह गया बेटा? यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट इससे लॉस हो गया, यहाँ पे सिर्फ 3 वाला जीन रह गया, और नीचे 4 5 6, और ये सेगमेंट जाके किसके साथ अटैच हो गई? देखो यहाँ पे इसका आर्म जो है वो लॉन्ग हो जाएगा, इसका आर्म क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 A B C D E F, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेगमेंट कट करके इसके साथ जुड़ गई, एक सेगमेंट कट करके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जुड़ गई, इसे आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये ट्रांसलोकेशन कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ट्रांसलोकेशन का। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दिस ट्रांसलोकेशन? ये जो ट्रांसलोकेशन है, ये ट्रांसलोकेशन कितने टाइप के होते हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस ट्रांसलोकेशन। बेसिकली सिंपल ट्रांसलोकेशन, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, एक क्रोमोसोम से सेगमेंट कट करके दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया, ये सिंपल ट्रांसलोकेशन का है, सिंपल ट्रांसलोकेशन। इज दैट क्लियर? दूसरा होता है सिंपल ट्रांसलोकेशन, और एक होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम का सेगमेंट कट करके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के सेगमेंट, एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, एक ये है, इसका सेगमेंट कट के इसके पास जाएगा और इसका सेगमेंट कट होके इसके पास आएगा। तो इसका लॉस वाला पार्ट इसके पास चला गया, इसका लॉस वाला पार्ट इसके पास चला गया, तो एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे लॉस पार्ट का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ लॉस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन मींस exchange of loss part between non homologous chromosome,
नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में लॉस पार्ट का एक्सचेंज हो जाता है, दैट यू कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसे कि आप रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका एग्जांपल है CML यानी क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। ठीक है, यहाँ पे दो क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 9। इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन देखा जाता है क्रोमोसोम नंबर 22 और 9 के बीच में। दोनों के लॉस पार्ट, दोनों के जो लॉस सेगमेंट है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और इसकी वजह से जो डिसऑर्डर डेवलप होता है CML यानी कि क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया इसको आप बोलते हैं। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसी के साथ क्रोमोसोमल एब्रेशन इज डन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज डन। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए जीन म्यूटेशन। अच्छा, एक मेरा पॉइंट रह गया था यहाँ पे डिस्कस करना अबाउट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन देख लीजिए पहले, इसके बाद जीन म्यूटेशन देखते हैं। तो डुप्लीकेशन देखिए प्लीज। डुप्लीकेशन में एग्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ पे अगर किसी क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर का सेगमेंट का रिपीटिशन है, अगर किसी क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर सेगमेंट का रिपीटिशन होता है, इसे आप डुप्लीकेशन कहते हैं। सो दिस इज द रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। अगर किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में पर्टिकुलर सेगमेंट का रिपीटिशन होता है, दैट यू कॉल डुप्लीकेशन। सो द रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है, दैट यू कॉल डुप्लीकेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, इधर देख लेते हैं डुप्लीकेशन। ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, इसमें जीन है ABCDEF, ये जीन्स है। अब सपोज दैट यहाँ पे ये ये जनरली होमोलोगस क्रोमोसोम में देखा जाता है, किसी दूसरे क्रोमोसोम में ऐड हो जाता है। सपोज दैट ये दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का, ठीक है, ABCDEF, ये यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब सपोज दैट यहाँ से सेगमेंट कट करके यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, तो क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे तो खाली C रह गया, DEF, और यहाँ पे एक लंबा सा सेगमेंट डेवलप हो जाता है। देखो ABCDEF। तो यहाँ पे ये सेगमेंट यहाँ पे जाके ऐड हो गया। होमोलोगस क्रोमोसोम में जनरली देखा जाता है। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट का यहाँ पे इस वाले क्रोमोसोम में AB सेगमेंट का रिपीटेशन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपका बाकी रह गया था। अब इसी के साथ क्रोमोसोमल जो एब्रेशन है वो कंप्लीट होता है। जीन म्यूटेशन की बात करते हैं। अगर बात करें जीन म्यूटेशन की, तो जीन म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन जीन। तो जीन में कोई चेंज देखा जाता है या DNA के किसी सेगमेंट में कोई चेंज देखा जाता है, दैट यू कॉल्ड जीन म्यूटेशन। So change in gene that you called gene mutation. जीन म्यूटेशन कितने टाइप के हैं यहाँ पे? जीन म्यूटेशन जो है यहाँ पे, जीन म्यूटेशन को आप पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। और ये यहाँ पे दो टाइप के हैं, जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड नंबर 2 फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। लिसन टू मी, लिसन केयरफुली। बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में चेंज इन सिंगल बेस पेयर, DNA के सिंगल बेस पेयर में अगर कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, या सिंगल नाइट्रोजन बेस में अगर कोई चेंज है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दैट यू कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। चेंज इन सिंगल बेस पेयर
किसी सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज होता है, सिर्फ चेंज, ना तो एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का और ना डिलीशन हो रहा है, बस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में कोई चेंज हो रहा है उसको आप सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहेंगे। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल। सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है, हम इसके एमआरएनए को ले लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि यहाँ पे ये जनरली यहाँ पे आप देख रहे हैं GAG, एक नॉर्मल कंडीशन में ये ग्लूटामिक एसिड को इंडिकेट करता है जो नॉर्मल पर्सन होता है। ये ग्लूटामिक एसिड मतलब 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन। बीटा ग्लोबिन कहाँ होती है, आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में। 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन पे इन जनरल केस नॉर्मल इंडिविजुअल में GAG कोडन बनता है उसके एमआरएनए में, ठीक है। तो GAG की जगह यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, सपोज दैट ये हो जाता है यहाँ पे GUG, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वैलिन आ जाता है। ये किसको कोड करता है, वैलिन को। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर यहाँ पे वैलिन का सब्स्टिट्यूशन हो गया ड्यू टू चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए और चेंज इन नाइट्रोजन बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर इन डीएनए में बेस पेयर होता है और यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है। तो डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज की वजह से ये यहाँ पे ए की जगह यू जो है सब्स्टिट्यूट हो गया है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एमआरएनए का ये कोडन दिखा रहा है और ये कोडन किस में एक्सप्रेस करता है, वैलिन में, जबकि नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड में एक्सप्रेस करता है। तो सिकल सेल में एक ग्लूटामिक एसिड की जगह इस कोडन एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज की वजह से, ये सिकल सेल पेशेंट के केस में है, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज की वजह से यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। इसके बाद क्या है, तो ये हो गया भाई सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इसके बाद है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड। अगर एडिशन और डिलीशन हो जाता है एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का, उसे आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें पूरा का पूरा जेनेटिक कोडोन का जो रीडिंग फ्रेम है वो बदल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस कंप्लीट रीडिंग फ्रेम चेंज, पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है इन केस ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो टाइप के हो गए। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने बताना यहाँ पे भूल गया आपको, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यहाँ देख लीजिए। एक होता है ट्रांजिशन और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। तो जो बेटा ट्रांजिशन है उसमें क्या होता है, अगर प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस हो या पायरिमिडिन पायरिमिडिन से रिप्लेस हो, ठीक है, तो ट्रांजिशन होता है। प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन और पायरिमिडिन रिप्लेस बाय अनदर पायरिमिडिन, ये ट्रांजिशन है। और ट्रांसवर्जन में क्या देखा जाता है कि प्यूरिन पायरिमिडिन में रिप्लेस हो जाता है या पायरिमिडिन प्यूरिन में रिप्लेस हो जाता है। तो इन दिस केस ट्रांसवर्जन में प्यूरिन पायरिमिडिन में रिप्लेस हो जाएगा या फिर पायरिमिडिन प्यूरिन में रिप्लेस हो जाएगा, एक दूसरे में रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसी के साथ म्यूटेशन टॉपिक इज कंप्लीट। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है म्यूटेशंस। अच्छा, म्यूटेशन से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, 3 डिफरेंट टाइप्स के म्यूटेशंस भी देखे जाते हैं, तो लिसन केयरफुली। एक डिफरेंट टाइप का म्यूटेशन और भी होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए प्लीज। इसी के अलावा देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आल्सो टेक प्लेस। देयर आर अदर 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस also take place. So other 3 types of mutation कौन कौन से हैं? missense,
सेम सेंस एंड नॉन सेंस। मिस सेंस क्या है? अगर हम मिस सेंस की बात करें, मिस सेंस में पॉलीपेप्टाइड चेन में पूरा अमीनो एसिड बदल जाता है, ठीक है। जैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में, इसे आप मिस सेंस म्यूटेशन कहेंगे। तो मिस सेंस म्यूटेशन में दैट रिजल्ट टू चेंज इन अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड। तो रिजल्ट टू चेंज इन अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, रिजल्ट टू चेंज इन अमीनो एसिड, रिजल्ट टू चेंज इन अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड के अंदर अगर कोई चेंज आ जाता है उसे आप मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये GAG ग्लूटामिक एसिड को इंडिकेट करता है, ये रिप्लेस हो जाता है GUG में, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? वैलिन। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे अमीनो एसिड में चेंज आ गया, दिस इज कॉल्ड मिस सेंस म्यूटेशन। ऐसे ही होता है सेम सेंस म्यूटेशन। सेम सेंस म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? नो चेंज इन अमीनो एसिड। म्यूटेशन हो रहा है बट अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज इन अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आता है इन ए पॉलीपेप्टाइड, दैट वी कॉल्ड सेम सेंस म्यूटेशन। सपोज दैट यहाँ पे अगर ये यहाँ पे हो गया आपका GAG, सपोज दैट ये वैलिन को एक्सप्रेस करता है, कहीं पे किसी भी पेप्टाइड में GAG एक वैलिन अमीनो एसिड है, और अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है, इस G की जगह आ जाता है यहाँ पे C, तो भी ये वैलिन ही होगा। मतलब म्यूटेशन तो हुआ है, G की जगह C आ गया, लेकिन ये दोनों कोडोन एक ही अमीनो एसिड में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, सेम सेंस म्यूटेशन। यानी कि इसमें नो चेंज इन अमीनो एसिड। देखो यहाँ पे G की जगह C आ गया, बट बोथ एक्सप्रेस इनटू दी वैलिन, दोनों वैलिन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, म्यूटेशन हुआ है बट देयर इज नो चेंज। इज इट क्लियर? दैट यू कॉल्ड सेम सेंस म्यूटेशन। एक होता है नॉन सेंस म्यूटेशन, एक होता है नॉन सेंस म्यूटेशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, लिसन केयरफुली। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या है? इसके अलावा एक नॉन सेंस म्यूटेशन भी होता है। Another one is nonsense mutation। अभी नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली। नॉनसेंस म्यूटेशन में इन केस ऑफ नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नॉनसेंस म्यूटेशन में इन दिस केस, इन केस ऑफ नॉनसेंस म्यूटेशन, इस म्यूटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर कोई चेंज आता है उसकी वजह से ट्रांसलेशन रुक जाता है, यानी कि नॉनसेंस कोडोन बन जाता है। नॉनसेंस कोडोन, स्टॉप कोडोन पता ही है आपको ना। अगर इस म्यूटेशन की वजह से स्टॉप कोडोन बन जाए और स्टॉप कोडोन टर्मिनेशन कोडोन की वजह से ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या है? ड्यू टू दिस म्यूटेशन डेवलप नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन डेवलप हो जाते हैं। इस म्यूटेशन की वजह से डेवलप हो जाते हैं नॉनसेंस कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन, जैसे UAG, UGA अगर या UAA, अगर इन तीनों स्टॉप कोडोन में से कोई भी एक कोडोन बन जाता है म्यूटेशन की वजह से, तो ट्रांसलेशन वहीं पे रुक जाता है, और उस ट्रांसलेशन वहीं पर रुक जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए इसको आप नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता या जिसकी वजह से नॉनसेंस कोडोन यानी कि स्टॉप कोडोन डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद मैं म्यूटेशंस की बात कर रहा हूँ, किसकी? नेक्स्ट इज म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। देखिए अभी जो म्यूटेशन होता है ये कुछ एजेंट्स की वजह से होता है, उन एजेंट्स को आप म्यूटेशंस कहते हैं। म्यूटेशन कॉज एजेंट्स आर कॉल्ड म्यूटेशंस। तो जो अगला है वो है म्यूटेशंस, और म्यूटेशंस क्या है? म्यूटेशन कॉज एजेंट्स, दैट यू कॉल्ड म्यूटेशंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगला है म्यूटेशंस, यानी कि म्यूटेशन कॉज
एजेंट दैट यू कॉल्ड मुटेशंस। ये मुटेशंस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल मुटेशंस एंड केमिकल मुटेशंस। These mutations are basically of two types. One is physical mutation and another is chemical mutation. Physical mutations में क्या आते हैं बेटा? Physical mutations में आते हैं, इन physical mutations आते हैं radiations, और ये radiations कितने टाइप के होते हैं? Ionizing and non-ionizing। आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। तो फिजिकल म्यूटेशंस में रेडिएशंस आते हैं और ये रेडिएशन आयनाइजिंग हो सकते हैं एंड नॉन आयनाइजिंग हो सकते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशंस के देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब क्या है? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस है। इन आयनाइजिंग रेडिएशन से जनरली जो म्यूटेशन होता है वो होता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। याद रहे, क्रोमोसोमल एब्रेशन या फिर ट्रांजिशन हो जाता है इससे, रिजल्ट टू, इसकी वजह से क्या हो जाता है? रिजल्ट्स टू क्रोमोसोमल एब्रेशन। या तो क्रोमोसोमल एब्रेशन हो जाएगा या फिर ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ट्रांजिशन हो जाएगा या फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन हो जाएगा ड्यू टू आयनाइजिंग रेडिएशन। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से क्या होता है? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं आपके, ये मैं आपको बता दूं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं लाइक यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी रेज, इनको नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। इसकी वजह से जनरली क्या होता है? डेवलप होता है थायमिन डाइमर। जो थायमिन डाइमर है यानी कि थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको थायमिन डाइमर बोल देते हैं। थायमिन के साथ बॉन्ड बना देता है यूवी रेज की वजह से, इसको थायमिन डाइमर बोल देते हैं। यूवी रेज हायर एनिमल्स के लिए इतना हार्मफुल नहीं है, ये माइक्रोब्स के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि एनिमल्स में जनरली ये स्किन को पेनिट्रेट कर पाना इसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। यूवी रेज का बड़ा मतलब लेस चांसेस है कि वो एनिमल्स की स्किन को पेनिट्रेट कर पाए, बट माइक्रोब्स में ये कम्प्लीटली माइक्रोब्स को म्यूटेट कर देता है। खासकर इसका यूवी रेज का जो इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर्स को स्टेराइल बनाने के लिए यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिससे कि वो डिसइंफेक्टेंट बन जाए, यानी कि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टिंग एजेंट्स ना हो, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जनरली इसकी वजह से थायमिन डाइमर जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसमें डीएनए में। इसके बाद क्या है? केमिकल म्यूटेशंस। केमिकल म्यूटेशंस जो होते हैं ये फिजिकल म्यूटेशन से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये केमिकल म्यूटेशंस कैन बी प्रेजेंट इन फूड, कैन बी प्रेजेंट इन एयर और कैन बी प्रेजेंट इन वाटर। ये कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं केमिकल म्यूटेशंस, और ये फिजिकल म्यूटेशन से ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये म्यूटेशंस जो है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। और अगर ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, गलती से अगर ये जर्मिनल सेल्स तक पहुंच जाते हैं, तो जर्मिनल सेल्स में ये जर्मिनल म्यूटेशन इंड्यूस कर देते हैं, और जर्मिनल म्यूटेशन की वजह से वो म्यूटेटेड कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन उसका ट्रांसमिशन होता रहता है। तो दोनों में अगर कंपैरिजन की जाए केमिकल म्यूटेशन और फिजिकल म्यूटेशंस में, तो केमिकल म्यूटेशंस आर मोर हार्मफुल। ठीक है, केमिकल म्यूटेशन से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस एक केमिकल म्यूटेशन है, इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका इस्तेमाल किया गया था मस्टर्ड गैस। नाइट्रस एसिड बेस एनालॉग। बेस एनालॉग का मतलब क्या है? यानी कि ऐसे केमिकल विच सिमिलर टू नाइट्रोजनस बेस, जो कि नाइट्रोजनस बेस से बहुत सिमिलर होते हैं, और वो केमिकल एबनॉर्मल केमिकल एक नॉर्मल नाइट्रोजन बेस के साथ पेयरिंग बना लेता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। इसकी वजह से इसके अलावा डाई वगैरह जितनी भी केमिकल डाइज होती हैं वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इंड्यूस करती है जनरली, और भी अदर रीजंस हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी के साथ म्यूटेशन इज डन एंड म्यूटेशन इज डन। ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अबाउट रिलेटेड टू द म्यूटेशन आपको दी है, अबाउट म्यूटेशंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, और आप इसको पढ़ के आएंगे अच्छे से
ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।